आपका नाम गलत हो गया। रोग जो होते हैं वो आपके रोग होने के चार कारण होते हैं। कोई भी रोग किसी को होता है तो उसका चार कारण होता है। पहला होता है मानसिक, दूसरा होता है शारीरिक, तीसरा होता है नैसर्गिक और चौथा होता है बाह्य कारक। इस चार प्रकार के रोग उत्पत्ति होती है। सर चौथा कौन सा बोले? बाह्य कारक। वाई। बाह्य बाह्य कारक। इसमें पहला है मानसिक रोग। मानसिक रोग वह रोग होता है, मानसिक रोग वह रोग होता है जो मन के द्वारा मानसिक रोग वह रोग होते हैं जो मन के द्वारा शरीर को कष्ट देते हैं। जो मन के द्वारा शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे काम क्रोध, जैसे काम क्रोध मोह मद लोभ है। काम क्रोध मोह मद लोभ है, भ्रम, उन्माद, मूर्छा इत्यादि। ये जितने रोग होते हैं ये मानसिक रोग होते हैं। दूसरा शारीरिक रोग। शारीरिक रोग वह रोग होते हैं जो पंच तत्वों या त्रिदोषों के असंतुलन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। पंच तत्व या त्रिदोषों के असंतुलन होने से यह उत्पन्न होते हैं। इसमें मनुष्य का आहार विहार, खान पान, शुद्ध अशुद्ध, तामसिक अथवा अप्राकृतिक इनका दिनचर्या होता है, जिससे इनके शरीर में पंच तत्व असंतुलित होते हैं और त्रिदोष भी असंतुलित होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में धातु क्षय होती है और उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जिसमें उदाहरण के तौर पे गलत आहार लेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, पाचन पथ से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तमोगुणी भोजन लेते हैं उससे भी आपके पाचन पथ पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी शारीरिक रोग आता है उसका सबसे पहला बेस जो स्थान बनता है वह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। चाहे आपका डायबिटिक हो, चाहे आपका शुगर हो, चाहे कोई भी रोग हो, इन सभी रोगों में अहम जो रोल होता है वह आपका आहार विहार दिनचर्या, असंतुलित खान पान, अशुद्ध खान पान।
जिस कारण से आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होता है, विजातीय द्रव्य इकट्ठा होता है, और जगह जगह जो है आपके शरीर में रोग की उत्पत्ति डेवलप करता है। तीसरा है नैसर्गिक रोग। तीसरा है नैसर्गिक रोग। नैसर्गिक रोग वो रोग होते हैं जो मनुष्य के जन्म से ही लगे हुए रहते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही जो रोग लगे होते हैं वह नैसर्गिक रोग। मनुष्य के जन्म के साथ क्या क्या लगा हो सकता है? तो वह लगा रहता है आपका भूख, आपका प्यास, आपकी काम, आपकी निद्रा, आपकी मृत्यु। भूख जैसे रोग की दवा तो है, प्यास जैसे रोग की दवा तो है, काम की दवा तो है, निद्रा की दवा है, लेकिन मृत्यु की कोई दवा नहीं। नैसर्गिक रोगों में जो रोग हैं वह आपके हैं रोग भूख, प्यास, काम, निद्रा और मृत्यु। हम इतना ही अपना जीवन जीते हैं। जो हमारा जीवन आया है ना, इतने के लिए आया है। खाना खाना है, पानी पीना है, काम वासना में लिप्त रहना है, सोना है, और फिर से लास्ट में जो है राम राम सत्य है। ये इतने ही आपके जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अदर कुछ नहीं। जन्म लेंगे, जन्म के कुछ घंटों के बाद से आपको भूख लगती है, माँ दूध पिलाती है, तो आपके भूख का जो इलाज होता है वह होता है भोजन। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, तो प्यास का जो इलाज है वह है आपका पानी। और यदि काम वासना है तो काम वासना का इलाज है रतिक्रिया। निद्रा है तो उसका एक ही इलाज है सो जाना। और मृत्यु है तो इसका एक ही इलाज है इस दुनिया से अलविदा हो जाना। और कोई इलाज नहीं। मृत्यु का तो कोई इलाज ही नहीं है कि जिससे आप बच सकते हैं। यह अटल सत्य है, जाना सबको। चौथा रोग आता है वाह्य कारक रोग। चौथा रोग है वाह्य कारक रोग। वाह्य कारक का मतलब होगा वह रोग जो किसी बाहरी कारण से आपके शरीर को कष्ट पहुंचाता है। जैसे चोट लग जाना, दुर्घटना घटित हो जाना, कोई अन्य जीव जंतु के काट लेने से पीड़ित हो जाना, तो यह बाह्य कारक रोग है। ये 4 प्रकार के रोग हैं। इन 4 प्रकार के रोगों में आपकी एस्ट्रोलॉजी की अहम भूमिका होती है। कुछ बीमारियां वंशानुगत होती हैं, उसमें भी एस्ट्रोलॉजी की अहम भूमिका होती है। कुछ बीमारियां महामारी होती हैं, जैसे अभी आपका कोरोना काल निकला। तो बीमारियों में एक रोल या सबसे अहम रोल जो होता है वह एस्ट्रोलॉजी का भी, बशर्ते आपकी सारी चीजें फिक्स है। आप किस रोग से पीड़ित होंगे, आप कौन सा भोजन ग्रहण करेंगे, किस जगह पे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, एक एक चीजें जो है सारी चीजें फिक्स है। उससे 1% इधर उधर नहीं। संभव है ये? फिक्स है। एक रत्ती इधर उधर कुछ नहीं है। मुझे डायबिटिक होना है, फिक्स है। मुझे हार्ट की समस्या होने वाली है, फिक्स है। अब हम जान गए यदि मुझे हार्ट की समस्या होने वाली है, शुगर की समस्या होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? टेंशन में आ जाएंगे, अब तो शुगर हो जाएगा, क्या करेंगे? नहीं। अब आपको करना क्या है? अपने आहार, अपने विहार, अपने खान पान, अपने दैनिक दिनचर्या, इन सभी को संतुलित करने की जरूरत है। यही आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाता है। एस्ट्रोलॉजी जो आपको सिखाता है
यही सिखाता है कि भाई साहब यह ग्रह दशा, इसकी क्या सिचुएशन आ रही है और इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। अपने आहार, अपने विहार, अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने जो आहार में जो है सत्व रजो तमो, इसको किस तरह से आप संतुलित करते हैं तो बीमारियों से बच सकते हैं। पूरी दुनिया को पता है मांसाहार भोजन इंसान के लिए नहीं बना है, सबको पता है, लेकिन हम मांसाहार करते हैं। ये भी पता है कि सब नहीं करते हैं। एक परिवार है, 5 आदमी है, 5 आदमी में 2 आदमी मांसाहार का शौकीन है, एक आदमी मांसाहार का शौकीन नहीं है। ऐसा क्यों? वो मांस क्यों खाता है? एक परिवार में 4 आदमी है, 4 में एक आदमी खूब अल्कोहल में डूबा हुआ है, बाकी अल्कोहल से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का अहम रोल, यहाँ पे जो रोल होती है वह एस्ट्रोलॉजी की रोल होती है। एस्ट्रोलॉजी के कारण जो है इंसान इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। आप सब में बहुत सारे लोग होंगे कि मांसाहार से 1% लगाव छुआ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें मांसाहार बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें घूमना बहुत पसंद है, किसी को घर में रहना पसंद है। तो हर एक गतिविधि, हर एक चीज जो होती है वो हमारी फिक्स है। उस फिक्स को समझना, जानना ही आपका एस्ट्रोलॉजी, और जान के उस पे अमल कर लेना ही एस्ट्रोलॉजी है। डरना डराना एस्ट्रोलॉजी नहीं। एक छोटा सा प्रिडिक्शन आया मैदिनी ज्योतिष का, कहीं पढ़ रहे थे तो आपको शेयर किए। तो कुछ जो आपके कॉस्मिक एनर्जी में, एनवायरनमेंट में जो एनर्जियों की असंतुलन होती है या ग्रहों की जो चाल होती है उसके अनुसार जो है ये वर्क करता है। लेकिन यदि कोई उस सेक्टर का महारथी है, उसकी कैलकुलेशन परफेक्ट होगी, तो वह एक एक दिन निकाल देगा। ज्योतिष आप समझिए कितना बड़ा, कितना महान है कि आपको कब ग्रहण लगना है। आपके एस्ट्रोलॉजी के जो पंचांग निकालेंगे, 20 रुपए का पंचांग आता है या 50 रुपए का पंचांग आता है, उस पंचांग में टाइम सहित, कैलकुलेशन सहित लिखा हुआ है। चले जाइए आपका यही बनारस से एक पंचांग आती है, क्या नाम है, क्या नाम है कैलाश सर, बनारस से जो पंचांग आती है, ठाकुर जी। ठाकुर जी की पंचांग आप लेंगे, 25-50 रुपए का मिलता है। उसमें जो है, छोड़ दीजिए किसी के दिन दशा, दूर की चीज है, उस पंचांग में फला साल में इतने बज के इतने मिनट पे चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उस पंचांग के जो जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके पास तो कोई यंत्र है नहीं, वह कैलकुलेशन करके इसको जो है निकाल के आपको 1 साल पहले दे देते हैं कि इस समय पे यह घटना घटित होगी, और वही घटना घटित होती है। भले थोड़ा सा कम होता है या ज्यादा होता है, लेकिन कैलकुलेशन का खेल देखिए कि जितने बज के जितने मिनट पे उस पंचांग में लिखा हुआ रहता है वही टाइम पे एक्यूरेट ग्रहण लगता है। जबकि साइंटिफिक रीजन में जाएंगे तो वो लोग कैलकुलेशन करके निकाल के तब जाकर देते हैं। उसके पहले आपके पंचांग में लिखा हुआ है इतने साल में इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे जो है ग्रहण लगेगा। अब मैटर यहाँ पे ये आता है, ज्योतिषिक जो गणना है वह तिथि आपके चंद्रमास से ली जाती है, जिसमें एकम, दूज, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। तो ज्योतिषी गणना का जो संबंध बनता है, जो गणना की जाती है, वह आपके चंद्रमास के अकॉर्डिंग की जाती है। एकम, द्वितीय, तृतीय से की जाती है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट करके लाते हैं आपके अंग्रेजी मंथ में। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि चंद्रमा की चाल, उसकी गति के अनुसार जो है तिथियां बदलती हैं। ये तिथियां जो है हर 32 माह पे अधिक होती हैं। एक माह, हर 32 महीने पे एक माह अधिक होती है, जिसको आप और हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। हर 32 महीने पे होती है। तो ये गणना जो होती है चंद्रमा के अकॉर्डिंग गणना होती है। थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूजन होंगे
तो मत घबराइएगा इतने तारीख को था, इतने तारीख को कैसे हो गया। तभी आप वर्तमान में देखेंगे तो आज जैसे प्रतिपदा भी है और द्वितीया भी है, और दो तिथि लगी हुई है, प्रतिपदा भी लगा हुआ है और द्वितीया भी लगा हुआ है। तो ये 15 दिन के बजाय जब कैलकुलेशन करेंगे हो सकता है कि 14 दिन में ही ये पक्ष समाप्त हो जाए। तो इसका कैलकुलेशन जो होता है चंद्रमा के अनुसार होता है। हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो पढ़ने वाले हैं सबसे पहली शुरुआत करेंगे एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र, ज्योतिष और आपके रोग। नक्षत्र, ज्योतिष और रोग। फिर शुरू करेंगे राशि और रोग। उसके बाद आएगा एक्यूप्रेशर, मेरिडियन और रोग। फिर आएगा भाव और रोग। उसके बाद आएगा ग्रह और रोग। उसके बाद आएगा नंबर और रोग। नंबर और रोग, लेकिन नंबर और रोग लास्ट में है, वह कैलकुलेशन में शुरुआत से ही ऐड होते जाएगा। 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र तो होते हैं 28, एक नक्षत्र होता है 28वां अभिजित, जिसे आप गणना में नहीं रखते। तो 27 नक्षत्र होते हैं। पहली शुरुआत 27 नक्षत्र, उनके गुण, उनके कर्म और उनकी बीमारी, जिसमें पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा है भरणी, तीसरा है कृतिका, चौथा है रोहिणी, पांचवा है मृगशिरा, छठा है आद्रा, सातवां है पुनर्वसु, सॉरी छठा है आद्रा, सातवां है आपका पुनर्वसु, आठवां है मुख्य नक्षत्र, नौवां है अश्लेषा, 10 है मघा, 11 पूर्वा फाल्गुनी, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूल, 20 पूर्वाषाढ़, 21 उत्तराषाढ़, 22 श्रवण, 23 धनिष्ठा, 24 शतभिषा, 25 पूर्वा भाद्रपद, 26 उत्तरा भाद्रपद और 27 रेवती, 28वां नक्षत्र रोहिणी, 28वां नक्षत्र रोहिणी। ये आपके 28 नक्षत्र होते हैं। चलिए, पहला नक्षत्र अश्विनी। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी नक्षत्र को सबसे प्रमुख और प्रथम नक्षत्र माना गया। जो व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है वह व्यक्ति काफी ऊर्जावान होता है। वह इंसान हमेशा सक्रिय रहता है। इनकी महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा होती है। इन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। ये लोग रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं। इनके अंदर जल्दबाजी ज्यादा होती है।
जल्दबाजी के कारण यह कार्य को पहले करते हैं, विचार बाद में करता है। ये लोग एक अच्छे जीवन साथी और एक आदर्श मित्र साबित होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वह घोड़े का सिर होता है। अश्विनी नक्षत्र का जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वह घोड़े का सिर होता है। एक रेमेडी आपको यहाँ से मिल गई। पहली रेमेडी क्या मिली? जो इंसान अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है उसको अपने पास या अपने घर में एक घोड़े का कोई सिंबॉलिक कुछ रखना चाहिए। इससे इनकी एनर्जी इनहेंस होती है। किस्मत से हमारे टेबल पर था हमारी बिटिया रानी का, वो है क्या बोलते हैं, इरेजर। तो घोड़े का सिर केवल इतना, घोड़े का जो सिर दिख रहा है आपको, इतना ही। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के घरों में स्टैचू लगे रहते हैं। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वह होता है घोड़ा, घोड़े का सिर। तो घोड़े के सिर को आप अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं। ओनली फॉर एक घोड़ा, सात घोड़ा नहीं, उसका केवल सिर, पूरी शरीर नहीं। इस नक्षत्र वाले लोगों को, अब घोड़ा है तो घोड़े का जो घुड़सवारी करता है, पहले घोड़े को क्या करता है, पुचकारता है, पहले उसके पीठ को सहलाता है, फिर उसकी जो है सवारी करता है। यानी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को आप कोई भी कार्य कराना चाहते हैं तो जिस तरह से घोड़े की घुड़सवारी करने वाला जो होता है घुड़सवार, पहले घोड़े को पीठ पे पूरे अच्छे से सहलाता है, पुचकारता है, फिर उसके ऊपर जो है वह चढ़ाई करता है, फिर उनकी क्या करता है, चाबुक से पिटाई करता है। यही होता है ना, बिना चाबुक की पिटाई से घोड़ा दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं। तो यदि आपने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपके अंदर एक घोड़े का गुण पाया जाएगा और आपको चलाने वाला जो होगा वह कोई एक घुड़सवार होगा। और वह घुड़सवार भी किस तरह से आपको चला सकता है, तो केवल कुछ कार के प्यार मोहब्बत से सहला के ही वो आपसे काम करा सकता है। बाकी घोड़े को यदि खुला छोड़ दिया जाएगा तो आपके मुंह, आपके हाथ, आपके दांत, आपके पैर लात से मार के तोड़ डाले। इतना गुण एक घोड़े के अंदर पाया जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वह एक घोड़े की तरह होते हैं। इनके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है, इनके अंदर साहस बहुत ज्यादा होती है, इनके अंदर गति बहुत ज्यादा होती है, घोड़े की चाल बहुत तेज होती है। तो इनके जीवन में हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए रेडी होंगे तो घोड़े की चाल की तरह यह करना पसंद करेंगे। खाना भी बनाना पसंद करेंगे तो घोड़े की तरह एकदम टप 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 बना के धो धा के खत्म। चाल में भी जब इनकी देखेंगे तो इनके पैर अक्सर छोटे नहीं पड़ते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यदि उसने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो घोड़े की तरह इनकी चाल पाई जाएगी। अब किसी की बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं यह इंसान अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया हो सकता है। क्यों? उसकी जो चाल होती है थोड़ी सी फास्ट होती है और घोड़े की तरह होती है टपाक टपाक। टपाक टपाक का मतलब ये होता है कि उनके चप्पल से या उनके जूते से आवाज पाई जाती है। आवाज दो तरह की होती है, एक फिसलते हुए, साल जब पैर आप चलते हैं तो देखेंगे कुछ लोगों के पैर जो है चप्पल जूते जो है जमीन से रगड़ते हुए चलते हैं,
और कुछ जो चलते हैं वो पैर को ऊपर उठा के ऐसा लगता है कि वो लौट दे रहे हैं। जिस तरह से घोड़े की आवाज आती है टपाक टपाक, उस तरह से इनके चप्पल से, इनके जूते से, या फिर ये नंगे पैर भी चलेंगे तो इनके पैर से आवाज पाई जाएगी। ये लोग अक्सर यात्रा करने के शौकीन होते हैं। इनकी ऊर्जा को यदि आप चाहते हैं ऊर्जावान बनाए रखें तो इन्हें बीच बीच में कहीं टूर पे भेजा करें। यदि यह एक जगह रह जाएंगे तो इन्हें बोरियत महसूस होना शुरू हो जाएगा और इनके कार्यशैली में काफी कमी पाई जाएगी। जैसे घोड़े को लगातार बांध के रखिएगा तो क्या होगा, घोड़े की एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसका ताकत भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए उसको जो है सुबह शाम टहलाया जाता है, उसकी घुड़सवारी की जाती है। उसी तरीके से अश्विनी नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है तो इन्हें हर 2-4-6 महीने पे, 2-4-10 दिन, महीना 2 महीना पे जो है इन्हें कोशिश करिए कि कहीं से टहला के लेके चले आइए। यानी कहीं या तो धार्मिक टूर करा दीजिए, या तो कोई फैमिली या फिर फ्रेंडली टूर करा दीजिए। तो टूर करना इनके एक फितरत में होती है। यदि ये टूर नहीं करेंगे तो इनकी एनर्जी असंतुलित होगी और यह अक्सर बीमार पड़े। इनके अंदर सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। इन घोड़ों के अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है। घुड़सवार मारते रहता है, चाबुक देते रहता है, फिर भी वह उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों के ऊपर बातों का बौछार, कार्यों का बौछार होते रहता है, लेकिन फिर भी यह हमेशा टिके रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र आपके पहले भाव से संबंधित होता है। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं इनका मस्तिष्क अक्सर अशांत रहेगा, अक्सर तनावपूर्ण में रहेगा। अक्सर अशांत, अक्सर तनावपूर्ण, असहज स्थिति इनके साथ डेवलप होगी। तो जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र है, आप अपने मन पे काबू करके जरूर रखें। अपने मस्तिष्क से संबंधित जो भी आपकी यदि कोई बीमारियां हो रही हैं, मानसिक रोग इन लोगों को ज्यादा होगा। जब कब होगा, जब नक्षत्रों की ऊर्जा असंतुलित होगी, उस कंडीशन में इन्हें मानसिक रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। और मानसिक रोग में क्या था, काम था, क्रोध था, लोभ था, मद था, और आपका काम, क्रोध, ईर्ष्या थी, द्वेष था। इसका जो है प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस पे कंट्रोल करने की अति जरूरत पड़ती है। यदि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो आप अपने घर में एक घोड़े का स्टैचू अप, अपने घर में घोड़े का स्टैचू लगा के जरूर रखिए। मैटर आएगा कि कहाँ पे लगा के रखेंगे। इसको रखने का जो स्थान बनता है वह स्थान बनता है आपका घर का ईस्ट डायरेक्शन। इसका स्थान पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में एक छोटा सा का मतलब कम से कम 2-2.5 फुट का ये संभव है तो अ, कांसे का
जो पीतल नुमा आता है ना, कांसे का एक घोड़ा लगा, ईस्ट से यानी 90 डिग्री से आगे की तरफ। अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन है? अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार कौन थे? अश्विनी कुमार जो थे वह आयुर्वेद किनके थ्रू आया? धन्वंतरी जी के थ्रू आया। धन्वंतरी जी के बाद से जो है इसको जो है महर्षि चरक, चरक के बाद से बाकी लोगों में जो है ये फैला हुआ। तो इनके अंदर चिकित्सीय गुण पाया जाता है और इनके स्वामी जो है वह अश्विनी। अश्विनी जो थे भगवान सूर्य के पुत्र थे। अश्विनी कुमार जो थे वह आयुर्वेद के ज्ञाता थे, सत्य निष्ठावान थे, दूसरों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते थे। यह गुण इनके अंदर भी पाया जाएगा। यह पहलू, अब अश्विनी नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है तो उसके अंदर दूसरों की सेवा करना, झूठ कम बोलना, और वह खासकर चाहे उनका विषय भी जो रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट से पढ़े हो, लेकिन चिकित्सीय ज्ञान उनके पास पाया जाए। किसी भी तरीके से चिकित्सा का ज्ञान उनके पास मिलेगा। चाहे घर की जैसे दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं उसमें उनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान रहेगा, या चिकित्सा का जो भी क्षेत्र हो वह किसी न किसी क्षेत्र में विद्वान मिलेंगे। सपोज मानिए किसी का नक्षत्र अश्विनी है और उसका न फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल का है, कहीं से मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, उसके बावजूद भी गॉड गिफ्टेड एनर्जी इनके पास रहती है, या किसी भी दवा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो उनके जुबान को उस दवा की सारी चीजें पाई जाती। और अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है कोई तो वह अपने हाथों से यदि किसी परिवारिक जन को यदि दवा खिलाता है, उसकी सेवा करता है, उसकी बीमारी जो होगी रिकवरी में काफी कम समय लगेगा। बात समझ में आई? मान के चलिए कि आप लोगों में कोई अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र में आपने जन्म हमारा लिया है। और हमारा भी है। हमारा भी है। अब आपके घर में यदि कोई बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ने के कंडीशन में यदि आप उस घर में उपलब्ध हैं तो सबसे बड़ी बहादुरी आपकी ये पाई जाएगी, उस बीमारी से आपके अंदर घबराहट नहीं पाया जाएगा। 1% घबराहट नहीं मिलेगा, 1% विचलन नहीं मिलेगा, और आप आएंगे और उसके ट्रीटमेंट में कुछ करे या ना करे, केवल हाथ से हिला देंगे, दवा जो खा रहा है उस दवा को अपने हाथों से दे देंगे, उसको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो आप इसे दूसरे भी तौर से यूज कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में पता है उसके हाथों से दवा खाइए, बीमारी जल्दी रिकवरी हो जाए, फास्ट रिकवरी आपके इनके हाथों से जो दवा यूज कराई जाएगी बहुत फास्ट होगी। इस नक्षत्र का कई बुकों में गणेश जी का भी मिलता है कि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो गणेश जी भी। तो अश्विनी और गणेश जी की स्तुति इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के लिए
काफी रामबाण इलाज इनका होगा। 2 रेमेडी आपको मिल गया। जब आप इनके चिन्ह के बारे में पढ़े तो घोड़े का सिर का स्टैचू। दूसरा रेमेडी मिला, देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो अश्वनी कुमार की आप या तो फोटो लगा लीजिए घर में, नहीं लगा पाते हैं तो आप गणेश जी की स्तुति करिए, उसके लिए भी आप बहुत बेनिफिशियल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा, इनके स्वभाव जो रहते हैं, स्वभाव के बारे में भी आपने पढ़ा, जल्दबाजी रहती है। यदि आप जान गए कि हमारे अंदर जल्दबाजी है, हमारे अंदर बहुत तेज उत्तेजना है, हमारे अंदर बहुत तेज काम करने की क्षमता है, और आप इस एनर्जी को चाहते हैं कि बैलेंस करके रखे, और आपका जन्म इस नक्षत्र में हो गया है और इस जल्दबाजी के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपका क्या इसमें रूल होगा? आपकी क्या रूल होगी? जब आपका स्वभाव है कम समय में तेज काम करना, और उस तेज काम करने से, क्योंकि आपका ये भी स्वभाव है कि काम पहले करते हैं, विचार बाद में करते हैं, काम जल्दी करते हैं, काम को कम समय में करते हैं। ठीक, बिना विचारे काम जो होगा वह क्या होगा? सर कई बार गलत हो जाएगा, तो बिगड़ेगा काम। जरूरी नहीं है ना कि 100% बच्चों आप हर बार सफल होंगे, तो संभव नहीं है। तो यदि आपको यह पता है, आपका अश्विनी नक्षत्र है, आपका यह गुण है, तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी, पहले विचार करने की जरूरत पड़ेगी, फिर कार्य को करने की जरूरत पड़ेगी। बिना विचारे कार्य को न करने की यदि गुण आपके पास है, तो इसे सबसे पहले समाप्त करने की आवश्यकता है। ये आपका एस्ट्रोलॉजी करता है। अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में यदि कहा जाए, अरे हम तो बहुत तेज काम करते हैं, हमारे अंदर तो बहुत हाई एनर्जी है। भैया हाई एनर्जी है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, दलदल में भी फंस जाते हैं। तो उस दलदल से फंसने से पहले अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पहले विचार करिए, फिर उस कार्य में हाथ लगाइए। चलिए, उनके बारे में अगला क्या होगा? अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग हास्य प्रेमी होते हैं। इनके स्वभाव पे हमेशा खिलखिलाती हुई हंसी पाई जाए। इनके अंदर दर्द छुपा हुआ रहेगा, लेकिन सामने वाले को हंसाने का गुण पाएगा। अंदर दर्द से करा रहे हैं, जिस तरह से घोड़ा चाबुक पड़ती है फिर भी अपने मालिक की उसी के लिए वह दौड़ते रहता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के अंदर दर्द लाख छुपा हुआ है, लेकिन सामने आप चले जाएंगे, आपको ये हंसा के खिला के भेज देंगे, आप इनके दर्द को समझ नहीं पाए। तब आप बताइए यहाँ की रेमेडी क्या बनेगी? हंसना छोड़ दें? आपको तो गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, हंसना और सामने वाले को हंसा लेना, अपनी दर्द को छुपा लेना। अब आपको यहाँ की रेमेडी ये बनेगी, यदि आपको कोई दर्द है तो उस दर्द का बयां करिए, उस दर्द के बारे में डिस्कशन करिए, उस दर्द के बारे में चर्चा करिए, उस दर्द को समाप्त करने की कोशिश करिए, न कि सामने वाले को हंसा के खिला के भेज दीजिए, अपने दर्द में तड़पते रहिए। ये लोग आज के समय में सबसे बड़े हास्य का शो कौन सा है? कपिल शर्मा का शो है ना। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कपिल शर्मा का शो या फिर इस तरह के जो हास्य शो है देखना पसंद करते हैं।
सास बहू का जो सीरियल होता है इन्हें पसंद नहीं आए। इन्हें क्या पसंद आएगा? तो इन्हें हास्य से संबंधित जो भी आपके शो है, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इसमें इनकी रुचि बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा जो है ये इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यह एक हास्य कवि हो सकते हैं, एक अच्छे हास्य राइटर हो सकते हैं। इनके अंदर सबसे बुरी आदत जो होती है वह यह होती है, इनका स्वभाव अक्सर बेचैन रहता है और यह बेचैनी इनको इनके कार्यों में अयोग्य बना। यह जल्दबाजी इनके उच्च शिक्षा, उच्च पद, विद्वता से भी वंचित रख देती है। जल्दबाजी जो है इन्हें उच्च शिक्षा भी नहीं लेने देती है। यदि यह अपने आप को समझ गए कि मुझे उच्च शिक्षा ग्रहण करना है और उस उच्च शिक्षा में अपर लेवल पे जाना है, तो इनके रेमेडी क्या है कि भैया शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इनकी समझ अपने उम्र से पहले हो जाए। इनकी जो बॉडी एज और दूसरा एज क्या होता है, सोल का एज होता है, एक बॉडी की एज होती है। एक सोल का एज है, दूसरा बॉडी का एज। तो बॉडी का एज अलग होता है, सोल का एज अलग होता है। तो इनकी सोल की जो एज होती है, अश्वनी कुमार लिखा हुआ है, तो अश्वनी कुमार का मतलब क्या होगा? इनकी सोल की जो एज होगी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम। कम होगी सर। कम। इनकी जो सोल की एज होती है वह कम होती है। 60 साल के हैं, 40 साल का बुद्धि नहीं है उनके पास। सोल का एज 60 साल के हो गए हैं, अभी लड़कपन कर रहे हैं, बचपना में जी रहे हैं, यानी उनके सोल की एज क्या है? उसके बॉडी एज से सोल की एज कम है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं इनकी सोल की एज कम होती है। जल्दबाजी बच्चा करता है या प्रौढ़ अवस्था वाले करते हैं या वृद्धावस्था के लोग करते हैं? जिद बच्चा करता है या प्रौढ़ावस्था के लोग करते हैं या फिर बुढ़ापे के लोग करते हैं? तो हमेशा देखिएगा बच्चा जो है हमेशा जिद्दी रहता है। बच्चा ही जल्दबाजी नहीं, अभी चाहिए तो चाहिए, बच्चा ही करता है। इनकी सोल की जो एज होती है कम होती है। इन्हें समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। किसी भी चीज को तुरंत कैप्चर करने में इन्हें दिक्कत आती है। आप सब में से किसको किसको पता है कि कितने लोग की सोल की एज बहुत ज्यादा है उम्र से, या सोल की एज कितने लोग मानते हैं कि कम है? बेटा ठीक है, कितने लोग मानते हैं उनके सोल की एज उनके उम्र से कम है या ज्यादा है? स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, इन्हें बंदिशों में बांध के नहीं रख सकते हैं। इन्हें आप बंदिशों में बांध के नहीं रख सकते हैं। इन्हें सलाह देना
उस सलाह पे काम करवा लेना असंभव सा होता है। जो उनका नेचुरल जो गुण है, नेचुरल गुण की बात कर रहे हैं, यह जल्दी किसी का सलाह मानने को तैयार नहीं। इनके अंदर हट्टी, जिद, अड़ियल स्वभाव पाया जा सकता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग राजकुमार हैं, सूर्य के पुत्र हैं। राजकुमार हैं, सूर्य के पुत्र हैं, अश्विनी कुमार। तो इनके अंदर सजने का, संवरने का गुण पाया जा सकता है। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर श्रृंगार करना, अपने आप को सजना, संवारना, अपने आप को एक परफेक्ट राजकुमार का लुक देना, इस पे ये ज्यादा विश्वास है। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी भी दूसरी भाषा में कहें, यदि कोई किट्टी पार्टी करता हो, आजकल प्रचलन में यही शब्द है ना सर, क्यों कैलाश? किट्टी पार्टी, चाहे मित्र मंडली की कुछ पार्टी बनती है, तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला इंसान उसको अपने आप में लीड करने का गुण पाए। उसमें अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते। इस गुण के कारण इनको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, और यह प्रशंसा के पात्र भी बनते हैं। ये लोग खासकर स्पेशली बलवर्धक औषधि, सौंदर्य प्रसाधन औषधि, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब आ जाएगा क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर या कोई ऐसी मेडिसिन जिससे आपके चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लग जाए। यदि इन्हें कहीं से तकनीकी उसकी मिलती है, तो उसे ये सहज रूप से आसानी से सीख जाता है। इनके घरों में अक्सर इमरजेंसी की 2, 4, 10 दवाएं एनी टाइम पाई गई। जिस किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, आप वाच कर लीजिए, आपके घर में 2, 4, एक गैस की दवा, एक दर्द की दवा, एक आपके इनो, चाहे जो भी कुछ, 2, 4 जो है दवा उनके घर में हमेशा पाई जाएगी। कभी रात में कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, दवा लेके रख लेते हैं। इनकी यह भावना हो। रात में गैस बन जाएगा तो क्या करेंगे, रात में बुखार आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे। तो ये उनकी गलती नहीं है, इनके नक्षत्र के कारण जो है यह मेडिसिन कलेक्ट करके रखते हैं। चाहे आयुर्वेद की मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथ की मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथ की मेडिसिन हो, इनके पास मेडिसिन हमेशा 365 गुणे मरने के दिन तक एनी टाइम पाया जाएगा। 2, 4 मेडिसिन इनके पास
इनके घर में, इनके बेडरूम में, इनके कमरे में हमेशा पाई जाएगी। ये लोग की ऊर्जा यदि संतुलित है तो यह अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करेंगे उस कार्य क्षेत्र में इन्हें सफलता आसानी से मिलती है, संतुलित है तो। और वह अपने कार्य क्षेत्र में एक नाम या ब्रांड होते हैं, उनसे जो है बाकी लोग सीखते हैं। संतुलित अवस्था होती है, सोच के विचार के जब एक एक चीज करके चले हुए हैं तो जिस भी क्षेत्र में ये हैं वहां पे ये एक उदाहरण के तौर पे देखे जाते हैं, पाए। इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज होता है समय का सदुपयोग करना। ये समय का दुरुपयोग कभी नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा जातक अल्प भोगी होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा इंसान अल्प भोगी होता है। अल्प भोगी का मतलब क्या होगा? इनको शारीरिक सुख नहीं मिलता है, बहुत कम। चाहे वो 20 साल की एज में हो, चाहे वो 60 साल की एज में हो, चाहे वो 45 साल की एज में हो, चाहे 30 साल की, चाहे दोनों मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, 1% दूर दूर तक कहीं कोई तकरार नहीं है, फिर भी एक साथ रहेंगे, एक बेड पे सोएंगे, फिर भी रति क्रिया में इनको काफी कमी पाई जाएगी। या किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, यह हमेशा विनम्रता का स्वभाव प्रस्तुत करता है। ऊर्जा असंतुलित होगी तो थोड़े ही समय में यह विनम्रता भाव छोड़ के उग्र हो जाता है। ऊर्जा संतुलित है, यह हमेशा विनम्र पाया जाए। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला इंसान इससे जो चाहिए, जो चीज चाहिए, जिस विषय वस्तु पे वो काम कर रहा है, यदि उससे जरूरत है तो उसके पास स्वतः सब कुछ आके इकट्ठा कर ले। मान लीजिए किसी को घर बनवाना है तो उस घर में बनवाने के लिए लेबर चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, मोरंग चाहिए। तो अश्विनी नक्षत्र के इंसान के अंदर दे दीजिए जिम्मेदारी कि भैया मेरा ये घर है, अब तुम इसको संभाल लो, तो वह बंदा आपके एक एक चीज को आसानी से करवा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसको भी पता नहीं चलेगा, यूं चुटकी बजा के आपका काम होगा। किसी ने अपनाया है कभी जीवन में? अच्छे मैनेजर होते हैं सर। सर हम हाँ जी अप्लाई सर।